दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर की प्रिपरेशन जो भी 5 नंबर हैं वो एनसीईआरटी बेस की प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ। और ये तय है कि लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा कोर्स जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और सीबीएसई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो वो ज़्यादातर एनसीईआरटी को ही फॉलो अप करते हैं। तो आइए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। कंप्यूटर संचार। किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जबकि वह अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा हो। वर्तमान युग में यदि कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटरों से किसी प्रकार से नहीं जुड़ा है तो वह अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। कंप्यूटर किसी बड़े नेटवर्क अथवा इंटरनेट से जुड़ा है तो वह बहुत उपयोगी प्रमाणित हो सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाओं एवं डाटा के आदान प्रदान को डाटा संचार, डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे अथवा राह में भी कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है तथा किसी भी प्रकार की सूचना प्रेषित अथवा प्राप्त कर सकता है। यह सब डाटा संचार के बिना संभव नहीं है। रेलवे रिजर्वेशन तंत्र, होटल रिजर्वेशन तंत्र, एयरलाइंस आदि में हजारों टर्मिनल्स होते हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से रिजर्वेशन करवा सकता है। यह सब प्रक्रिया डाटा संचार के द्वारा ही संभव है। डाटा संचार की आवश्यकता। परंपरागत साधनों से सूचनाओं के आदान प्रदान में काफ़ी समय लगता है तथा इसकी कीमत भी निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि कंप्यूटर की मदद से संचार अति तीव्र गति से होता है। साथ ही इसकी लागत भी परंपरागत माध्यमों की तुलना में निरंतर कम होती जा रही है। परंपरागत माध्यमों के उपयोग में दूरी बढ़ने के साथ साथ समय व मूल्य भी तेजी से बढ़ते हैं, जबकि कंप्यूटर के माध्यम से संचार में समय व लागत पर दूरी का प्रभाव नगण्य होता है। साथ ही डाटा संचरण में संचारित डाटा एकदम सही अर्थात एक्यूरेट होता है। प्रेषण माध्यम, ट्रांसमिशन मीडिया। प्रेषक सेंडर या प्राप्तकर्ता रिसीवर के बीच डाटा संचरण के लिए किसी भी भौतिक माध्यम का होना आवश्यक है। इस माध्यम को प्रेषण माध्यम अथवा संचार चैनल कहते हैं। ये माध्यम कई प्रकार के उपलब्ध हैं। माध्यम का चयन करते समय इनकी कीमत, कार्यदक्षता, डाटा संचरण की गति आदि अनेक बातों का ध्यान रखना होता है। प्रेषण माध्यमों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, तार वाले माध्यम या बेतार माध्यम। पहला है तार वाले माध्यम। इनमें एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों तक संकेतों के प्रकरण के लिए तार अथवा केबल का प्रयोग किया जाता है। इन्हें निर्दिष्ट माध्यम भी कहा जाता है। प्रयुक्त किए जाने वाले तार के आधार पर ये माध्यम निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, ट्विस्टेड पेयर केबल। नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाला यह सबसे पुराना और सस्ता साधन है। एक ट्विस्टेड पेयर केबल में दो पृथक तांबे के तार होते हैं जो एक दूसरे से कुंडलीनुमा या सर्पिलाकार अवस्था में लिपटे होते हैं। तारों को ऐंठने का उद्देश्य विद्युत विरोध को कम करना है। ऐसे ऐंठे हुए दोनों तारों में विद्युत विरोध एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इसका वास्तविक प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। इसी तरह के इंटरफेरेंस को क्रॉस टॉक भी कहते हैं। तापा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तांबे के ये तार सामान्यतः 22 से 24 गेज मोटाई के होते हैं। ये देखिए डायग्राम में ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल दो प्रकार के होते हैं। पहला, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूटीपी। यह सबसे अधिक प्रचलित ट्विस्टेड पेयर केबल है। इस प्रकार के केबल में ट्विस्टेड पेयर का समूह एक साधारण प्लास्टिक के आवरण में होता है। लोकल एरिया नेटवर्क की केबलिंग में इनके काफ़ी प्रचलन है। यूटीपी सामान्यतः टेलीफोन सिस्टम के केबल के रूप में तथा अनेक कार्यालयों में पहले से ही प्रयुक्त हो रही। इस प्रकार के केबल में क्रॉस टॉक की अधिक संभावना रहती है। दूसरा है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल प्रकार। इस प्रकार के केबल में उच्च गुणवत्ता वाले गूथे तांबे के तारों की जैकेट का उपयोग किया जाता है, जो यूटीपी के आवरण से कहीं अधिक सुरक्षित होता है। एसटीपी तारों के बीच एवं चारों तरफ से पन्नी फॉइल सा लिपटा हुआ होता है। यह आवरण एक दक्ष अवरोधक बनता है जिससे संचरित हो रहे डाटा का बाह्य अवरोधों से बचाता है तथा क्रॉस टॉक की संभावना नगण्य हो जाती है। एसटीपी की कीमत यूटीपी की तुलना में अधिक होती है, किंतु डाटा संचरण की गति तथा गुणवत्ता के मामले में एसटीपी अधिक बेहतर होता है। कम दूरी के संचार 1 किलोमीटर तक में ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग अधिक होता है। लैन में कंप्यूटर को जोड़ने में इसी केबल का उपयोग किया जाता है। इस केबल की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड 1 से 2 एमबी प्रति सेकंड होती है, किंतु दूरी बढ़ने के साथ साथ ट्रांसमिशन स्पीड घटती जाती है। फलस्वरूप बीच बीच में रिपीटर्स का उपयोग करना पड़ता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के संचरण में किया जाता है।
यह तुलनात्मक रूप से सस्ता और इसका उपयोग काफ़ी आसान है। दूसरा है कोएक्सियल केबल। इसका मुख्य भाग तांबे का एक तार होता है जिसे कोर कहते हैं। इसके चारों तरफ एक विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण होता है। यह आवरण तार को बाहरी आघातों से बचाता है। यह आवरण मुख्यतः पीवीसी पदार्थ का बना होता है। इस आवरण के चारों ओर तांबे की जाली मेश होती है। यह जाली भी चारों ओर से एक विद्युत रोधी पदार्थ के सुरक्षात्मक कवच मेट से ढकी होती है। इस प्रकार कोएक्सियल केबल में दो चालक तथा दो अचालक या विद्युत रोधी इंसुलेटर्स होते हैं। संकेतों का संचरण सबसे भीतरी तांबे के तार द्वारा होता है। इनकी कीमत इनके व्यास के बढ़ने के साथ बढ़ती है। पतले कोएक्सियल केबल की कीमत कम तथा मोटे केबल की कीमत अधिक होती है। कोएक्सियल केबल का उपयोग केबल टीवी ट्रांसमिशन, लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, कम दूरी पर स्थित कंप्यूटर युक्तियों को जोड़ने और लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। तीव्र गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क में भी इसका उपयोग होता है। कोएक्सियल केबल दो प्रकार के होते हैं। पहला थिननेट, ये लचीले व सस्ते होते हैं, इन्हें लगाना आसान होता है, ये अधिकतर नेटवर्किंग में काम में लिए जाते हैं। थिकनेट, ये मोटे होते हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, अतः इन्हें काम में लेना कुछ कठिन होता है। इनका उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में अधिक होता है। कोएक्सियल केबल का उपयोग मध्यम दूरी के संचार में होता है। इनमें बाहरी जाली की उपस्थिति के कारण विद्युत विरोध का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। इनकी बैंडविड्थ भी ट्विस्टेड पेयर की तुलना में अधिक होती है, पर ये ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में महंगे होते हैं। तीसरा है प्रकाशीय तंतु केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तार वाले डाटा संचरण में प्रयुक्त होने वाली यह सबसे नई प्रकार की केबल है। इस केबल में विद्युत संकेतों के माध्यम पर प्रकाश तरंगों का संचरण होता है तथा यह संचरण एनालॉग रूप में न होकर डिजिटल रूप में होता है। एक अकेला ऑप्टिक फाइबर केवल आदमी के एक बाल से भी पतला होता है और अत्यधिक लचीला होता है। इसका व्यास 2 से 125 माइक्रोमीटर होता है। इसकी भीतरी भाग जो कोर कहलाता है, कांच अथवा प्लास्टिक से निर्मित होता है। इसके चारों ओर कांच का ही एक पतली परत चढ़ी होती है जिसे क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर की तुलना में कम होता है। जब दो विभिन्न अपवर्तनांक वाले पदार्थों में प्रकाशीय संकेत भेजे जाते हैं तो भिन्न अपवर्तनांक के कारण प्रकाशीय किरणें अपरिवर्तित होने की बजाय परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार ओएफसी की कार्यप्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाशीय संकेत तंतु के कोर में ही बने रहते हैं। फलस्वरूप संचरण के साथ साथ ये छिड़ नहीं पड़ते। तंतु में कांच की परत के चारों ओर एक जैकेट और होता है जो इसे आवश्यक मजबूती प्रदान करता है। अत्यधिक महीन होने के कारण एक सामान्य मोटाई के केबल में हजारों प्रकाशीय तंतु ऑप्टिक फाइबर फिट हो सकते हैं। कंप्यूटर से विद्युत संकेत प्राप्त होते हैं जबकि ओएफसी के माध्यम से केवल प्रकाशीय संकेत ही संचारित किए जा सकते हैं। अतः विद्युत संकेतों को प्रेषित करने से पूर्व एक परिवर्तक कन्वर्टर की सहायता से प्रकाशीय संकेतों में परिवर्तित करना पड़ता है। ओएफसी डाटा संचरण का एक बहुत ही विश्वसनीय तथा सुरक्षित साधन है क्योंकि इस केबल से डाटा चुराया नहीं जा सकता। तीव्र गति और लंबी दूरी तक अधिक डाटा संचरण के लिए ओएफसी सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके द्वारा डाटा संचरण की दर 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड से 2 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक होती है। ओएफसी कॉपर केबल की तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं, वह कम स्थान लेते हैं। ओएफसी द्वारा संचारित किए जाने वाले संकेतों पर किसी प्रकार के विरोधी प्रभाव का असर नहीं होता। इसके द्वारा डाटा संचरण की त्रुटि दर भी नगण्य होती है, किंतु ओएफसी में प्रयुक्त होने वाली तकनीक तुलनात्मक रूप से जटिल व महंगी होती है। अतः तार वाले डाटा संचरण माध्यमों में यह सबसे महंगा माध्यम है। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, बेतार प्रेषण माध्यम दूसरा है। इनमें एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक संकेतों के प्रसारण के लिए तार अथवा केबल का उपयोग न कर ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें अनिर्दिष्ट माध्यम भी कहते हैं। प्रयुक्त होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों और युक्तियों के आधार पर मुख्यतः बेतार संचार माध्यम निम्न है। पहला, रेडियो वेव। रेडियो तरंगें आसानी से उत्पन्न की जा सकती हैं तथा लंबी दूरी तक पहुंच सकती हैं। ऊंची इमारतों व अन्य बाधाओं को ये आसानी से पार कर जाती हैं, अतः डाटा संचरण में इन तरंगों को बहुतायत से उपयोग हो रहा है। रेडियो तरंगें प्रपित्र प्रेषित्र से सभी दिशाओं में विचरण कर सकती हैं जिससे प्रेषक व प्राप्तकर्ता का एक ही पंक्ति में रहना आवश्यक नहीं होता। रेडियो संचार टेलीग्राम संदेशों के प्रसारण में काफ़ी समय से प्रयुक्त हो रहा था। यह संचार कम संचरण गति एवं न्यून आवृत्ति पर होता था, किंतु अब रेडियो प्रसारण में
VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी तथा SHF सुपर हाई फ्रिक्वेंसी के उपयोग से अत्यधिक तीव्र गति से डाटा संचरण संभव हो पाया है। दूसरा है सूक्ष्म तरंग प्रसारण, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। सूक्ष्म तरंग प्रसारण उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है। इस माध्यम का उपयोग कर केबल डालने की समस्याओं से बचा जा सकता है। जिन स्थानों पर केबल डालना दुष्कर होता है वहां यह माध्यम काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव्स केवल एक सीधी रेखा में चल सकती हैं। इनके मार्ग से कोई बड़ी इमारत, पहाड़ व अन्य बाधाओं आ जाने पर ये उन्हें पार नहीं कर सकती। अतः यह आवश्यक होता है कि प्रेषण एवं ग्राही एक सीधी दृष्टि रेखा में हो। इसके लिए प्रेषण एंटेना व ग्राही एंटेना को काफ़ी ऊंचाई पर एवं एक सीधी रेखा में लाया जाता है। पहाड़ियों अथवा ऊंचे स्थानों पर लगे टावर ये वास्तव में माइक्रोवेव टावर ही होते हैं। दूरी अधिक होने पर पृथ्वी की गोलाई भी सीधी दृष्टि रेखा में बाधक बन जाती है। फलस्वरूप संचरण बाधित हो जाता है। इस समस्या का हल प्रेषक व ग्राही के बीच परावर्तक लगाकर किया जाता है। सामान्यतः हर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये रिपीटर लगाए जाते हैं। दो एक के बाद आने वाले रिपीटर सीधी रेखा में होने चाहिए। ये देखिए माइक्रोवेव संचरण का डायग्राम है। माइक्रो संकेत दूरी के साथ कमजोर भी पड़ जाते हैं। रिपीटर्स इन संकेतों को परिवर्धित भी कहते हैं। माइक्रोवेव संचरण अपेक्षाकृत सस्ता साधन है, किंतु यह मौसम पर आधारित है। खराब मौसम में संचरण की गुणवत्ता घट जाती है। माइक्रोवेव संचरण अधिकांशतः लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, सेलुलर फोन, टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारण आदि में प्रयुक्त होता है। तीसरा है उपग्रह संचरण, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस संचरण में सूक्ष्म तरंग संकेतों का ही उपयोग किया जाता है, किंतु इनकी आवृत्ति भूमि पर माइक्रोवेव संचरण में प्रयुक्त होने वाले संकेतों से अधिक होती है। संचार उपग्रह सामान्यतः भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर एक भूस्थिर कक्षा में स्थापित होते हैं। भूस्थिर कक्षा में उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर होती है। अतः यह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव एक ही बिंदु पर स्थिर रहता है। संचार उपग्रह को माइक्रोवेव रिले स्टेशन माना जाता है। उपग्रह के अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सीधी दृष्टि रेखा की समस्या भी नहीं रहती। भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। इनके संकेत पृथ्वी के किसी भी स्थान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। उपग्रह संचारण में 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के संकेतों को पृथ्वी से प्रेषित द्वारा अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को भेजा जाता है। लंबी दूरी 36,000 किलोमीटर तय करने के कारण ये संकेत क्षीण हो जाते हैं। अतः उपग्रह पर लगे ट्रांसपोंडर द्वारा इन संकेतों को शक्तिशाली बनाकर पुनः पृथ्वी पर भेजा जाता है। पृथ्वी पर इन संकेतों को कितने ही ग्राही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उपग्रह को संकेत प्रेषित करने व प्राप्त करने के लिए अलग अलग आवृत्तियां काम में ली जाती हैं, जिससे ये संकेत एक दूसरे से बाधित नहीं होते। उपग्रह संचरण का उपयोग अत्यधिक लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण, अंतर्राष्ट्रीय संचार आदि में किया जाता है। उपग्रह सुदूर व पृथक्कृत स्थानों में संचार का एक अत्युत्तम साधन है, किंतु कक्षा में उपग्रह स्थापित करना अत्यधिक खर्चीला होता है। अवस्क किरण संचरण, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इसमें डाटा प्रेषण के लिए अवरक्त किरणों, इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सस्ता, सुरक्षित तथा आसानी से काम में लिया जा सकने वाला संचरण माध्यम है। इसका उपयोग मुख्यतः कम दूरी के संचरण में किया जाता है। अवरक्त किरण संचरण हेतु प्रेषक व प्राप्तकर्ता में के मध्य कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। अवरक्त किरण संकेत अत्यधिक तीव्र आवृत्ति पर कार्य करते हैं, जिससे इनकी डाटा संचरण गति बहुत तेज होती है। इंफ्रारेड संचरण का ये देखिए डायग्राम है, जो लगभग देखिएगा रिमोट में यूज होता है, वाईफाई में यूज होता है। टेलीविजन एक म्यूजिक सिस्टम आदि के रिमोट में संचरण के लिए अवरक्त किरणों का ही उपयोग होता है। इससे घर के भीतर लगे लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। किसी एक बड़े कमरे में रखे कंप्यूटर अवरक्त किरणों के माध्यम से जोड़े जा सकते हैं। वाईफाई वाईफाई नेटवर्क पर कंप्यूटर को बिना तारों को जोड़ने का काम करने वाली आज की लोकप्रिय तकनीक है। असल में यह एक वायरलेस नेटवर्क है। WLAN फॉर्मूला पूछ सकता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है, जो IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर आधारित है। वाईफाई एलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क है। आजकल वाईफाई युक्त पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्ट फोन, प्रिंटर्स व अन्य बहुत सी उपयुक्तों में इंस्टॉल होती है। वाईफाई समर्थित युक्ति इंटरनेट से जुड़े वायरलेस नेटवर्क के पास में आने पर बिना तार लगाए इंटरनेट से जुड़ सकती है।
वाईफाई का कवरेज क्षेत्र कुछ कमरों से लेकर एक शहर की सीमाओं तक हो सकता है। वाईफाई सेल फोन, टीवी और रेडियो की तरह सूचना प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इस युक्ति से जब कोई कंप्यूटर डाटा संचारित करना चाहता है तो डाटा को पहले वायरलेस एडेप्टर द्वारा रेडियो सिग्नल में बदला जाता है और एंटीना का उपयोग करके इसे प्रसारित कर दिया जाता है। वायरलेस राउटर संकेत प्राप्त करता है और इसे डिकोड करता है। राउटर इंटरनेट को वायर्ड ईथरनेट कनेक्शन का उपयोग कर जानकारी भेजता है। यह प्रक्रिया उलट भी होती है। जब राउटर इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करता है तो इसे रेडियो सिग्नल में बदलता है और इस सिग्नल को वायरलेस एडेप्टर को भेजता है। वाईफाई संचार के लिए इस्तेमाल रेडियो तरंगें सेल फोन और रेडियो के समान होती है, लेकिन फ़र्क केवल इतना है कि इनकी आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है, जो सेल फोन की आवृत्ति से बहुत अधिक होती है। वाईफाई तरंगों में ज़्यादा डाटा ले जाने की भी क्षमता होती है। वाईफाई संचार में 802.11 नेटवर्किंग मानकों का उपयोग किया जाता है। आजकल अधिकांश शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों, हवाई अड्डों, होटल आदि में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। ये वाईफाई के हॉटस्पॉट कहलाते हैं। इन स्थानों पर व्यक्ति अपने वाईफाई समर्थित फ़ोन अथवा लैपटॉप के माध्यम से समूचे विश्व से जुड़ सकता है। ब्लूटूथ छठवां है ब्लूटूथ। एक ऐसी बेतार तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम आपस में जुड़कर डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। जुड़ने के लिए इसमें रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ को मूलतः कंप्यूटर से अन्य उपकरणों को जोड़ने वाले तारों की संख्या कम करने के लिए विकसित किया गया था। ब्लूटूथ को अपेक्षाकृत कम दूरी के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर ब्लूटूथ का अनुप्रयोग एक हेडसेट के मोबाइल फ़ोन या एक कंप्यूटर माउस, कुंजी पटल या प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, वीडियो गेम कंसोल इत्यादि को जोड़ने एवं सूचनाओं को आदान प्रदान करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। ये देखिए ब्लूटूथ डायग्राम में डाटा संचरण के रूप, फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा संचरण के लिए सामान्यतः विद्युत संकेत काम में लिए जाते हैं। ये संकेत दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल। एनालॉग ये संकेत समय के सापेक्ष रूप से निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। ये एक एनालॉग सिग्नल का मान एक दी गई परास में से कुछ भी हो सकता है। एक टेलीफोन सिस्टम एनालॉग डाटा संचरण का उदाहरण है। टेलीफोन जो यूज होता है ना, वो एनालॉग का उदाहरण है। डिजिटल ये संकेत असतत होते हैं। एक डिजिटल सिग्नल एक दी गई परास में से कुछ मान ही ग्रहण कर सकता है। ये संकेत ऑन तथा ऑफ अवस्थाओं में संचारित होते हैं। कंप्यूटर डिजिटल डाटा काम में लेता है। कंप्यूटर डाटा संचरण के लिए भी डिजिटल सिग्नल्स काम में लिए जाते हैं, किंतु दो कंप्यूटरों के बीच डाटा संचरण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला माध्यम एनालॉग सिग्नल ही संचारित कर पाता है। अतः डाटा संचरण से पहले कंप्यूटर द्वारा भेजे गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलना पड़ता है, जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसी प्रकार टेलीफोन लाइन में संचारित एनालॉग संकेतों को सीधा कंप्यूटर को नहीं भेजा जा सकता। कंप्यूटर को भेजने से पूर्व एनालॉग संकेतों को डिजिटल में संकेतों में बदलना पड़ता है, जिसे डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। डाटा संचरण के लिए जब कोई स्वतंत्र कंप्यूटरों को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है तो यह व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। दूसरे शब्दों में इसे भी यह भी कहा जा सकता है कि कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को अंतः संबंधी समूह कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों के साथ साथ अन्य युक्तियाँ व उपकरण जैसे प्रिंटर्स, प्लॉटर आदि भी जुड़े हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर व उपकरणों के बीच संचार माध्यम का लिंक कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य, साधनों का मिलकर उपयोग करना। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य इसमें उपलब्ध सभी साधनों जैसे कंप्यूटर उपकरण, डाटा व प्रोग्रामों को मिलजुल कर काम में लेना है। यदि कोई डाटा किसी एक कंप्यूटर में नहीं है किंतु नेटवर्क से जुड़े किसी व अन्य कंप्यूटर में है तो उसे वहां से प्राप्त किया जा सकता है। डाटा प्रोसेसिंग के लिए अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होने पर नेटवर्क से जुड़े किसी भी सुदूर रिमोट कंप्यूटर को काम में लिया जा सकता है। किसी एक उपयोग को ड्राइंग प्रिंट करनी है किंतु उसके पास प्लॉटर उपलब्ध नहीं है तो यह नेटवर्क से जुड़े किसी भी प्लॉटर को काम में ले सकता है। एक नेटवर्क से जुड़े सभी उपयोक्ता एक ही प्रिंटर से प्रिंटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार सीमित व महंगे साधनों के समुचित उपयोग में नेटवर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है संचार माध्यमों के रूप में। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के माध्यम से उपभोक्ता परस्पर बड़ी आसानी से तीव्र गति से संचार कर सकते हैं।
नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता सभी प्रकार के डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तीसरा है विश्वसनीयता व उपलब्धता। यदि कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, किसी अन्य कारण से कुछ समय के लिए उपलब्ध न हो, तो नेटवर्क से जुड़े दूसरे साधनों का उपयोग किया जा सकता है। महत्वपूर्ण डाटा को एक से अधिक कंप्यूटरों पर संग्रहित किया जा सकता है, जिससे किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क से संपर्क टूट जाने अथवा डाटा दूषित हो जाने पर अन्य कंप्यूटरों से डाटा प्राप्त किया जा सकता है। चौथा है लागत में कमी। कोई एक उपभोक्ता सभी महंगे कंप्यूटर सादर खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता, किंतु नेटवर्क की सहायता से वह नेटवर्क से जुड़े उन सभी साधनों का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकता है जो उसके पास नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग। दूर दराज की सूचना तक पहुंचाने में इसका उपयोग होता है। एक उपभोक्ता अपने कंप्यूटर के माध्यम से नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों पर उपलब्ध डाटा को प्राप्त कर सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब सूचना तंत्र द्वारा कला, विज्ञान, स्वास्थ्य, इतिहास, खेल आदि किसी भी विषय की जानकारी तो ली ही जा सकती है। रेल, रोडवेज, वायु सेवा से संबंधित सूचनाएं व आरक्षण संबंधी जानकारी भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है फैक्स। नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर फैक्स भेजा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए भेजने व प्राप्त करने वाले कंप्यूटरों में फैक्स मॉडेम व फैक्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल। वर्तमान में ईमेल का व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है। इससे द्वारा बड़ी तीव्रता से संदेश तो भेजे ही जाते हैं, संलग्न संलग्न के रूप में दस्तावेज फाइलें भी भेजी जा सकती हैं। चौथा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल स्काइप, गूगल, व्हाट्सएप इत्यादि अनेक मैसेंजर एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने दूर दराज स्थित लोगों के लिए आपस में संपर्क करना बहुत ही आसान बना दिया है, जिससे लोग एक दूसरे को सुन व देख भी सकते हैं। पाँचवा ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सेवाएं। आज नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों पर अनेक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेइंग आदि। ऑनलाइन सेवाओं में निरंतर विस्तार हो रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियाँ। कंप्यूटर नेटवर्क को उसके विस्तार की दूरी के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। यह नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जो सामान्यतः कुछ किलोमीटर का हो सकता है में फैला होता है। ये किसी कार्यालय, बड़े संस्थान अथवा कारखाने के विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा सूचना एवं संसाधनों के आदान प्रदान के काम आता है। इस नेटवर्क को सामान्यतः लैन कहा जाता है। लैन सामान्यतः छोटे क्षेत्र में ही फैले होते हैं, जैसे किसी एक बड़े भवन या कैंपस में। लैन में एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर भी कहते हैं, तथा शेष डंब कंप्यूटर होते हैं जिन्हें टर्मिनल कहा जाता है। सर्वर सभी टर्मिनलों पर नियंत्रण रखता है। लैन में सभी कंप्यूटर ट्विस्टेड पेयर केबल अथवा कोएक्सियल केबल द्वारा जोड़े जाते हैं। साधारणतः एक लेन में 100 से अधिक कंप्यूटरों को नहीं रखा जाता। लैन छोटे होते हैं, अतः इन्हें संभालना व इनकी देखरेख करना आसान होता है। इनमें सामान्यतः शॉर्ट सर्किट व अन्य अनचाहे संकेतों के कारण कभी कभी कुछ दोष आ जाते हैं। लैन एक ही केबल से सभी टर्मिनल्स को जोड़ता है। ये डायग्राम देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में डाटा संचरण की गति तीव्र 10 से 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड होती है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। लैन काफ़ी लचीला नेटवर्क है। इसमें बिना सारे नेटवर्क को बाधा पहुंचाए और कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है अथवा हटाया जा सकता है। लैन का क्षेत्र सीमित होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी काम में ली जा सकती है। लैन में सभी कंप्यूटरों पर बैठकर अलग अलग व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, तथा साथ ही वे परस्पर एक दूसरे के कार्य को देख सकते हैं व उनमें संशोधन, परिवर्तन आदि भी कर सकते हैं। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैन कहते हैं। यह नेटवर्क अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। इसका भौगोलिक सीमा सामान्यतः एक शहर अथवा कस्बा होती है। मैन वास्तव में लैन का ही बड़ा स्वरूप है, क्योंकि लैन द्वारा काम में ली जाने वाली तकनीक का उपयोग करता है, किंतु इसको स्थापित करना लैन की तुलना में अधिक जटिल होता है। यह एक शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित किसी उपक्रम अथवा संस्थान की भिन्न भिन्न शाखाओं को परस्पर जोड़ने का काम करता है। मैन का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर संसाधनों को मिलकर उपयोग करना है। इसमें पूरा नेटवर्क एक केंद्रीकृत मशीन द्वारा संचालित होता है। मैन द्वारा डाटा व ध्वनि दोनों का संचरण हो सकता है। सेलुलर फोन नेटवर्क तथा शहरों के केबल टीवी मैन नेटवर्क में का ही उदाहरण है। तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, डब वैन जिसको कहते हैं। वैन की भौगोलिक सीमा अधिक विस्तृत होती है। यह पूरे देश के प्रायद्वीपीय अथवा समूचे विश्व में फैला हो सकता है। वैन में देशों अथवा प्रायद्वीपों के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कंप्यूटर डाटा का आदान प्रदान एवं केंद्र नियंत्रित प्रसारण भी कर सकते हैं। वैन एक बहुत ही विषम प्रकार का नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के कुछ भाग
केबल से जुड़े हो सकते हैं, तो कुछ टेलीफोन लाइनों, ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव या उपग्रह से भी जुड़े हो सकते हैं। वैन नेटवर्कों को जोड़ना एक जटिल कार्य होता है। इनमें शॉर्ट सर्किट, तार टूटने के कारण या अन्य कोई सर्किट दोष आने की संभावना भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनकी डाटा संचरण गति भी अन्य नेटवर्कों की तुलना में कुछ कम होती है। इंटरनेट वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये देखिए वाइड एरिया नेटवर्क का नेटवर्क टोपोलॉजी। किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीकों को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी से ही यह निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डाटा संचार के लिए कौन कौन से पथ उपलब्ध हैं। नेटवर्क स्थापित करने की लागत व जटिलता भी काफ़ी सीमा तक टोपोलॉजी पर ही निर्भर करती है। अतः टोपोलॉजी निर्धारित करते समय उसकी जटिलता, लागत, भविष्य में होने वाले विस्तार आदि बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। कुछ महत्वपूर्ण टोपोलॉजी निम्न है। पहला है रेखीय या बस टोपोलॉजी, लीनियर और बस टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः कोएक्सियल केबल काम में लिया जाता है। केबल के दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगे होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर या युक्ति एक नेटवर्क इंटरफेस कोड (NIC) द्वारा नेटवर्क से जुड़ा होता है। प्रत्येक NIC का एक विशिष्ट पता यूनिक एड्रेस होता है। रेखीय टोपोलॉजी का सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में डाटा संचरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कंप्यूटर चालू हो, ऑन हो। किसी कंप्यूटर के खराब हो जाने पर भी शेष नेटवर्क कार्य करता रहता है। इसका विस्तार करना भी काफ़ी आसान है। नए नोड, कंप्यूटर या अन्य कोई युक्ति को बस में कहीं भी छोड़ा जा सकता है। रेखीय या बस टोपोलॉजी का डायग्राम देखिए। किंतु इस टोपोलॉजी में नेटवर्क का नियंत्रण केंद्रीकृत नहीं होता, अतः कोई खराबी आ जाने पर कहीं भी कोई खराबी आ जाने पर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बस की लंबाई अधिक होने पर रिपीटर्स का प्रयोग करना पड़ता है। केबल में खराबी आ जाने पर पूरा नेटवर्क ही काम करना बंद कर सकता है। दूसरा है वृत्ताकार या वलय टोपोलॉजी, सर्कुलर और रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक वलय रिंग में जुड़े होते हैं। इन नोड्स को परस्पर जोड़ने के लिए ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल काम में लिए जाते हैं। प्रत्येक नोड अपने समीपवर्ती दो नोड से जुड़ा रहता है। वह एक नोड से डाटा प्राप्त करता है तथा दूसरे नोड को डाटा संचारित कर देता है। प्रत्येक नोड डाटा संकेतों को आगे प्रेषित करने से पूर्व उन्हें परिवर्धित, एम्पलीफाई भी करता है। ये देखिए डायग्राम में रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में कोई मुख्य नियंत्रक कंप्यूटर नहीं होता, अतः यह पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए अधिक उपयुक्त है। यह भी एक विश्वसनीय टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें डाटा संचरण केवल एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करता। इसमें रिपीटर्स का भी आवश्यकता नहीं होती। किंतु इसमें यदि कोई भी एक कंप्यूटर ठीक से कार्य न करे तो पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। एक नोड हटाने पर या नया नोड जोड़ने के समय भी पूरा नेटवर्क बाधित होता है। तीसरा है तारा टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिसे हब या होस्ट कहा जाता है। इसमें कोई भी दो नोड्स परस्पर सीधे नहीं जुड़े होते। नोड्स के मध्य संचार केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। यह सभी नोड्स के मध्य होने वाले सभी संचार को नियंत्रित करता है। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क प्रबंधन तुलनात्मक रूप से आसान होता है। एक नोड के खराब होने पर शेष नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु पूरे नेटवर्क का नियंत्रण एक ही केंद्रीय कंप्यूटर पर निर्भर होने के कारण इसके फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाता है। इस नेटवर्क में केबल की भी अधिक आवश्यकता होती है। चौथा है वृक्ष टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में नोड्स को सोपानवत हायरार्किकल तरीके से जोड़ा जाता है। पदानुक्रम में सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहते हैं। रूट नोड के उप नोड होते हैं जो रूट नोड से पदानुक्रम में जुड़े होते हैं। इन उप नोडों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि अनेक स्तर हो सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी वास्तव में बस टोपोलॉजी का थोड़ा बदला हुआ रूप है। इस टोपोलॉजी में डाटा संचरण बस टोपोलॉजी की तरह ही होता है। ट्री टोपोलॉजी उन अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त है जिनमें डाटा का प्रवाह सोपानवत होता है। पांचवा है ग्राफ या जाल टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में नोड्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोई विशिष्ट संरचना काम में नहीं ली जाती। एक नोड किसी भी दूसरे नोड से जुड़ा हो सकता है तथा एक से अधिक नोड्स से भी जुड़ा हो सकता है। इस टोपोलॉजी में यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी नोड्स एक दूसरे से जुड़े हों। ये देखिए जाल टोपोलॉजी, नेट टोपोलॉजी का डायग्राम। अगला टॉपिक है नेटवर्क युक्तियाँ, नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क युक्तियाँ वे उपकरण या इकाई होती हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने के लिए कुछ प्रयुक्त होती हैं। इन्हें नेटवर्क उपकरण
भी कहते हैं। नीचे कुछ प्रमुख नेटवर्क युक्तियों का विवरण दिया गया है। पहला है मॉडेम। मॉडेम का मुख्य उद्देश्य ऐसे संकेत उत्पन्न करना है जिन्हें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से तथा कम व्यय में भेजा जा सके। सामान्यतः हम एनालॉग फ़ोन मॉडेम काम में लेते हैं, जिनकी सहायता से कंप्यूटर को फ़ोन लाइन से जोड़ा जाता है। टेलीफोन लाइन पर केवल एनालॉग सिग्नल्स भेजे जा सकते हैं, जबकि कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल समझता है और डिजिटल सिग्नल से उत्पन्न करता है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है, जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में रूपांतरित करता है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन तथा एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉडेम शब्द मॉड्यूलेशन से एमओ तथा डीमॉड्यूलेशन में डैम को आपस में जोड़कर बनाया गया है। दूसरा है पुनरावर्तक, यह रिपीटर। सभी संचरण माध्यमों में संकेत कुछ दूर चलने के पश्चात कमज़ोर पड़ जाते हैं, अतः प्रत्येक माध्यम में संकेत एक निश्चित दूरी तक ही जा पाते हैं। अतः दो कंप्यूटरों की दूरी अधिक होने पर यह आवश्यक हो जाता है कि कमज़ोर संकेतों को परिवर्तित किया जाए। संकेतों को परिवर्तित करने वाली युक्ति को ही रिपीटर कहते हैं। सामान्यतः रिपीटर्स दो प्रकार के होते हैं, एम्पलीफायर और सिग्नल जनरेशन डिवाइस। अगला टॉपिक है एम्पलीफायर। ये केवल सिग्नल्स को परिवर्धित करने का काम करते हैं। ये मुख्य संकेतों के साथ साथ अवांछित संकेतों को भी परिवर्धित कर देते हैं। सिग्नल जनरेशन डिवाइस। इन रिपीटर्स में सिग्नल में से नॉइज को पृथक करने की क्षमता होती है। ये रिपीटर सिग्नल में से नॉइज को अलग कर उसे मूल रूप में पुनः सृजित करते हैं, उसे परिवर्धित करते हैं और फिर पुनः संचारित कर देते हैं। इन रिपीटर्स में जटिल तकनीक काम में आती है, ये अपेक्षाकृत महंगे भी होते हैं। तीसरा है ब्रिज। ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जो अलग अलग संचार माध्यम प्रयुक्त करने वाले नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। नोड्स की संख्या बढ़ने पर लैन में प्रभावी डाटा स्थानांतरण की गति कम हो जाती है, जिससे इसकी कार्य क्षमता पर विपरीत असर पड़ता है। इसका समाधान यह है कि अलग अलग लैन को आपस में जोड़ दिया जाए। ऐसा करने से नेटवर्क में अधिक नोड्स भी जोड़े जा सकेंगे और नेटवर्क की भौगोलिक सीमा का विस्तार होगा। इस प्रयोजन के लिए ब्रिज सर्वथा उपयुक्त युक्ति कही जा सकती है। ब्रिज एक सस्ती आसान तकनीकी पर आधारित तीव्र युक्ति है। ब्रिज के उपयोग से नेटवर्क का प्रभावी आकार बढ़ जाता है। रिपीटर्स की तरह ब्रिज भी सिग्नल्स को एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है तथा सिग्नल्स को रीजनरेट भी करता है। चौथा है राउटर। राउटर भी ब्रिज की भांति अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है, किंतु राउटर ब्रिज की तुलना में अधिक दक्षता से कार्य करता है। ब्रिज संकेतों को केवल आगे मार्ग देता है, जबकि राउटर उन्हें परिष्कृत करके आगे भेजता है। राउटर इससे जुड़ी सभी नेटवर्कों से डाटा प्राप्त करता है व पहुंचने के पते के आधार पर उन्हें आगे प्रेषित कर देता है। पांचवा है गेटवे। यह भी ब्रिज व राउटर की तरह अलग अलग नेटवर्कों को परस्पर जोड़ने की वाली युक्ति है। गेटवे की तकनीक राउटर से भी अधिक डिजिटल होती है। इसकी सहायता से एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ा जा सकता है। यह कार्य रिपीटर, ब्रिज अथवा राउटर द्वारा संभव नहीं है। गेटवे डाटा को आगे मार्ग प्रदान करने के अलावा यह डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने से पहले उसका आवश्यक रूपांतरण भी करता है। दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्कों में प्रयुक्त होने वाले संचार प्रोटोकॉल भी भिन्न भिन्न होते हैं। इन प्रोटोकॉल के रूपांतरण का कार्य भी गेटवे करता है। इसके अलावा यदि दो नेटवर्कों में भिन्न भिन्न एड्रेसिंग स्कीम हो तो गेटवे एड्रेस रूपांतरण का कार्य भी करता है। इस प्रकार गेटवे राउटर की तुलना में अधिक परिष्कृत युक्ति है, जो अनेक अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है, किंतु यह तुलनात्मक रूप से अधिक महंगा है व इसकी स्थापना, रखरखाव व प्रचालन भी अपेक्षाकृत जटिल है। छठा है होस्ट। वाइड एरिया नेटवर्क में अनेक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के प्रोग्रामों का निष्पादन करना होता है। इन कंप्यूटरों को होस्ट कहा जाता है। होस्ट एक संचार उपजाल द्वारा परस्पर जुड़े हो रहते हैं। किसी एक कंप्यूटर को होस्ट तभी कहा जा सकता है जब वह कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता हो जिनका उपयोग नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर या उपकरण कर सकें। सामान्यतः उपभोक्ता ईमेल, मैसेंजर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इत्यादि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा होस्ट से संचार करते हैं। सातवां है RJ45 कनेक्टर। संयोजक एक भौतिक संयोजक युक्ति है जो दिखने में केबल जैसी होती है। इसका उपयोग स्थानीय या दूरस्थ स्थानों पर स्थित विभिन्न दूरसंचार और डाटा उपकरणों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एकल लाइन संयोजक होता है जिसमें 8 पिनें होती हैं। RJ45 संयोजक का उपयोग सामान्यतः नेटवर्किंग, केबलिंग व टेलीफोन अनुप्रयोगों में किया जाता है।
8वां ईथरनेट कार्ड, इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC भी कहा जाता है। वास्तव में यह एक LAN अनुकूलक एडाप्टर है। किसी कंप्यूटर को LAN से जोड़ने के लिए इसे मदरबोर्ड के स्लॉट में लगाया जाता है। इस कार्ड से केबल को जोड़ने पर कंप्यूटर LAN से जुड़ जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर व नेटवर्क के बीच भौतिक संपर्क बनाता है। यह डाटा संकेतों को परिवर्धित करने का भी कार्य करता है। 9वां है नोड। LAN से जुड़ी कोई भी युक्ति या उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉडेम आदि नोड कहलाता है। प्रत्येक नोड का एक विशिष्ट पता होता है। एक नोड LAN में किसी भी नोड से संचार कर सकता है। 10वां है हब। यह LAN का एक महत्वपूर्ण घटक है जो LAN में एक केंद्र बिंदु का कार्य करता है। LAN के सभी नोड्स केबल द्वारा हब से जुड़े होते हैं। एक LAN के किसी दो नोड्स के बीच होने वाले संचार में समस्त डाटा संकेत हब के माध्यम से ही होकर गुजरते हैं। हब मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है डंब हब। यह हब केवल संकेतों को एक नोड से दूसरे नोड तक भेजने का कार्य करता है। दूसरा है स्मार्ट हब। यह संकेतों को प्रसारित करने के अलावा नेटवर्क प्रबंधन कार्य भी करता है। तीसरा है बुद्धिमान हब। यह हब सभी प्रकार के नेटवर्क प्रबंधन की क्षमता तो रखता ही है, साथ ही यह एक से अधिक LAN को आपस में जोड़ भी सकता है तथा एक से अधिक प्रकार की टोपोलॉजी की सुविधा भी प्रदान करता है। 11वां है बैकबोन। यह एक उच्च बैंडविड्थ संयोजक है जिससे अनेक नोड व हब जोड़े जा सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत सा डाटा एक साथ गुजर जा सकता है। किसी संस्थान या बड़ी बिल्डिंग में स्थित विभिन्न LAN को बैकबोन के माध्यम से जोड़कर एक विस्तृत नेटवर्क बनाया जा सकता है। दो नेटवर्क के बीच का सारा डाटा यातायात बैकबोन के माध्यम से ही गुजरता है। 12वां है स्विच। स्विच हब की तरह एक ऐसी कंप्यूटर नेटवर्क युक्ति है जो विभिन्न नोड्स, कंप्यूटर एवं अन्य युक्तियों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। किंतु स्विच की कार्यप्रणाली साधारण हब की ही कार्यप्रणाली से अलग होती है। जहां हब में एक स्रोत से प्राप्त डाटा या सूचना हब से संबंधित सभी युक्तियों को भेजी जाती है, वहीं स्विच में स्रोत से प्राप्त डाटा या सूचना गंतव्य पते के अनुसार केवल गंतव्य कंप्यूटर या गंतव्य युक्ति को ही प्रेषित की जाती है। स्विच की सहायता से नेटवर्क के यातायात को भी नियंत्रित किया जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।